हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, इस बार है हमारा मिशन 2024 का नीट एग्ज़ाम्स। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में आपका नीट का एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या PYQs करने चाहिए, है ना। कोई भी चैप्टर जो आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए पिछले वर्षों में उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने एक चैप्टर लिया है सॉल्यूशन और उसके कुछ PYQs हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तभी ये वीडियो आपके काम का है। तो पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसको कंटिन्यू करना, कोशिश करना कि मेरे से पहले जवाब दूँ। मैं पहले आपको समझा रही हूँ, है ना। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगी, फिर मैं आपको हिंट दूँगी किस तरह से करना है, फिर आप दिमाग लगा के सोचना, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूँगी। वैल्यू पुट करके मेरे से पहले आंसर निकालना, कुछ भी करके मेरे से पहले आंसर निकालना है, बस एक ही चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श विलियन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है, सही विकल्प है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है नीट 2019 में, 2019 में। तो बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अब अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपसे पूछ रहा है डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा वी और डेल्टा एच। अब अगर आपने सिर्फ NCERT पढ़ी है तो NCERT में इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था कि आइडियल विलियन के लिए पहला तो ये था कि वो राउल के नियम का पालन करता है। आइडियल विलियन होता ही क्या है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल के नियम का पालन करता है। सेकेंड, आपने पढ़ा था कि दो विलियनों को मिलाने पे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद करो, डेल्टा वी मिक्स 0। तो ये तो आइडियल के लिए होता है, ये सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, लेकिन ये तो इसने दिया नहीं, तो मैं कहूँगी ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आइडियल के लिए तो जब आदर्श विलियन बनता है तो न तो ऊष्मा मुक्त होती है ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मतलब आदर्श विलियन के लिए डेल्टा एच मिक्स कितना होता है, 0। तो इसने डेल्टा एच 0 तो दे दिया है, फिलहाल तो मुझे आंसर मिल गया। लेकिन सही बात क्या है, देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर आपके जेई में आता, जेई मेन्स में आ जाता, तो आपसे पूछता दो स्टेटमेंट करेक्ट बताओ, या इसी को वो क्या करता कि ना दो ऑप्शन दे देता कि लो दो करेक्ट बताओ, है ना। तो आपको बाकी के दो गलत है वो भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, तो मैं कहूँगी डेल्टा वी हो गया, डेल्टा एच हो गया, और एक अंतर आकर्षण वाला होता है ना। द्रव ए और द्रव बी में जो आकर्षण है वो ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन, यानी आकर्षण के समान होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल वो तो मेरे काम नहीं आ रहा है, राउल्स लॉ वाला भी मेरे काम नहीं आ रहा है। अब बच्चे, कभी भी कोई भी विलियन बनाते हैं, जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो तंत्र की अस्त व्यस्तता, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो बढ़ती है, फिक्स है। तो हम कहेंगे कि कभी भी आइडियल है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एस मिक्स, है ना, आइडियल के लिए हमेशा क्या होता है, 0, सॉरी पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव। दो विलियनों को जब भी हम मिलाते हैं तो रेंडमनेस बढ़ती है, अस्त व्यस्तता बढ़ती है। अभी कैसे, तो मान लो मैंने ए और बी को मिलाया, तो पहले ए अकेला था तो ए के अणु ए से टकराते थे, और बी अकेला था तो बी के अणु बी से टकराते थे। लेकिन जब मैंने ए और बी को मिलाया तो ए जाके बी से टकराएगा, बी जाके ए से टकराएगा, तो रेंडमनेस बढ़ जाती है, अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, इससे कह दिया 0, तो मैं कहूँगी नहीं, ये ऑप्शन तो इसका गलत है ही सही। अब बच्चे, डेल्टा जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा जी थर्मोडाइनमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम कहेंगे हाँ, ये तो सिंपल है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हुआ क्या बच्चे, आप आइडियल के लिए डेल्टा एस 0 कह रहे हैं, तो ये तो मैं 0 रख लेती हूँ, माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की वैल्यू आप पॉजिटिव कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डेल्टा जी जो है वो फाइनल आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए। भाई प्लस है, कितनी बड़ी वैल्यू है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो मैं कहूँगी डेल्टा जी तो नेगेटिव आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो डेल्टा जी नेगेटिव कहाँ है, इससे तो 0 बोला है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए चौथा सही है। और चौथा सही है तो हमने 10 सेकंड में पता लगा ही लिया था कि ये सही है। लेकिन पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मान लो एग्जाम में दो करेक्ट वाले हैं ना। इस बार अगर आप 23 वाला पेपर देखो तो दो करेक्ट वाले स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा थे कि भाई ऊपर वाला भी दे रहा हूँ, नीचे वाला भी दे रहा हूँ, दोनों बता दूँ, है ना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या एक से ज़्यादा 5 स्टेटमेंट दे दिया, बताओ कौन सा सही है। तो फिर आपको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर फिलहाल हो जाएगा डेल्टा एच 0 एट कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर और पी प्रेशर पे। ठीक है,
नेक्स्ट 2019 में नीट में वो मिक्सचर जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी बनाता है। स्थिर क्वाथी मतलब एजियोट्रोप। दो प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट निम्न क्वथनांक, हाई बॉइलिंग पॉइंट उच्च क्वथनांक। अब आप कह रहे हैं कि नहीं बॉइलिंग पॉइंट तो उच्च होना चाहिए, तो बच्चे उच्च क्वथनांक यानी हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रोप, उच्च क्वथनांक वाला एजियोट्रोप मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है, मैं इसको एजियोट्रोप लिख रही हूं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब बच्चे उच्च क्वथनांक कब होगा, तो तुम कहोगे जब वाष्प दाब कम होगा। समझे मेरी बात, क्वथनांक ज्यादा है मतलब वाष्प बन नहीं रही, तो वाष्प दाब कम होगा। अब वाष्प दाब कम होगा मतलब पी टोटल जो है वो लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी टोटल का मान इनसे कम होगा, यानी राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब तुम ढूंढ लो कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन कौन दर्शाता है ना। इन चारों में से ऐसा कौन है जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन, तो देखो हेप्टेन और ऑक्टेन आदर्श विलयन, जल और नाइट्रिक एसिड। तो कभी भी पानी में एसिड मिलाएंगे तो राउल्स लॉ से नेगेटिव, क्योंकि एसिड है तो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा तो जल के साथ संगुणित होगा, आकर्षण बढ़ेंगे तो आकर्षण बढ़ते हैं क्योंकि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन हो जाएगा, है ना, क्योंकि आकर्षण बढ़ेंगे, वाष्प तो बनेगी नहीं, लेट हो जाएगा थोड़ा, तो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन। एथेनॉल वाटर, तो बच्चे यहाँ तो अणु दूर दूर चले जाएंगे, है ना, धनात्मक विचलन। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको पता है एक पोलर में एक नॉन पोलर, ये भी धनात्मक विचलन। तो मुझे तो यहाँ ऋणात्मक विचलन वाला ढूंढना था और वो मेरा आंसर है ऑप्शन बी, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये सही है और बाकी तीन गलत है, पूरा पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चे वेट बाय वॉल्यूम यूनिट जो होती हैं, जिनमें तुम आयतन लेते हो, वो तो ताप पर निर्भर करती है ना, क्योंकि बच्चा ताप बदलोगे तो आयतन बदलेगा और आयतन बदलेगा तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट चेंज हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ जिस फॉर्मूले में आयतन आता है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो देखो पहला मोलेलिटी, तो मैं कहूँगी नहीं मोलेलिटी तो मोल पर केजी होता है क्या बच्चों, मोललता क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर केजी। तो ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मोल भी क्या है, भार बटे अणुभार, और प्रति किलोग्राम तो मैं कहूँगी ये तो वेट बाय वेट यूनिट। ये लोग ताप पे निर्भर करते हैं और वेट बाय वेट यूनिट जो है ये ताप पर निर्भर नहीं करती। तो मैं कहूँगी अच्छा मोललता, तो भाई मोललता तो ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि ये W/W है। मोलरता, तो बिल्कुल मोलरता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर है मतलब वॉल्यूम आ गया, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोल बिन एक के मोल अपॉन सबके मोल, है ना, और भार प्रतिशत ये भी W/W है। ठीक है, तो मोलों की संख्या का ताप से क्या लेना देना, है ना, तो मोल बिन डिपेंड नहीं करेगा, भार प्रतिशत W/W है वो भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आपसे पूछा है कौन डिपेंड करेगा, तो आंसर मोलैरिटी। नेक्स्ट, एक तनु विलयन की मोललता को दुगना कर दें तो मोलल अवनमन स्थिरांक Kf। अब मुझे बताओ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी डबल कर दी तो स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक में पानी का इतना होता है, बेंजीन का इतना होता है, ईथर का इतना होता है, एसीटोन का इतना होता है, तो हम कहेंगे चाहे डिप्रेशन कांस्टेंट हो चाहे एलिवेशन कांस्टेंट हो, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, केवल और केवल विलायक की प्रकृति। क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है मोललता बदल दो, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो Kf कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन डी, सिंपल है। देन प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के लिए वेंट हॉफ फैक्टर होगा। तो बच्चे बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH होल 2, तो मैं कहूँगी एक तो ये टूटेगा बेरियम +2 और 2 OH-। ठीक है,
तो बच्चा थियोरेटिकल मोल, सैद्धांतिक मोल, तो मैं कहूँगी मैंने तो 1 मोल डिजोल्व किया है, ठीक है। तो सैद्धांतिक मोलों की संख्या तो 1 है, लेकिन पानी में जाके 1 बेरियम 2 हाइड्रोक्साइड, तो ऑब्जर्व्ड मोल है ना, जिसे आप कहेंगे प्रेक्षित मोल। तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड, जो पानी में दिख रहा है ना, प्रेक्षित लिखना है आपको हिंदी में, प्रेक्षित मोल। तो हम कहेंगे 1 बेरियम 2 हाइड्रोक्साइड, तो हमें तो 3 दिख रहे, 1 बेरियम 2 हाइड्रोक्साइड, टोटल 3 हो गया, है ना। तो ऑब्जर्व्ड मोल 3 है। अब बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर होता है OT, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, यानी यहाँ 3 करेक्ट आंसर है। सरल सरल क्वेश्चन है, देखो, है ना, नीट 2016 में। देन आदर्श विलयन, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। आदर्श विलयन में कौन सा गलत है? तो देखो, आदर्श विलयन मतलब राउल के नियम का पालन करेगा। तो राउल के नियम का पालन करेगा मतलब कि राउल ने जो बोला है कि वाष्प दाब इतना आना चाहिए, वो पी राउल, और आपने जो प्रैक्टिकली प्रूफ किया है ना, ऑब्जर्व्ड, जो आपका खुद का आंसर है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब डेल्टा पी, यानी राउल का नियम माइनस प्रेक्षित, वो कितना होगा 0, है ना। पी ऑब्जर्व्ड है, ये ABS की जगह OBS लिखना, पी ऑब्जर्व्ड और पी राउल, दोनों का डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, दोनों सेम है, तो किसी में से कुछ भी माइनस कर लो, ठीक है। डेल्टा जी, तो ये तो सही है ना, मुझे गलत निकालना है। डेल्टा जी तो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था? मैंने आपको सिखाया था भाई, थर्मोडायनामिक्स ये पढ़ा था हमने, डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। ये स्टेटमेंट तो आपका सही चल रहा था, ठीक है। अब मैं राइट नहीं लिखती, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। डेल्टा H तो हम कहेंगे, हाँ, आइडियल के लिए डेल्टा H कितना होता है 0, तो ये वैल्यू तो 0 थी। और एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की बढ़ती है, तो T डेल्टा H पॉजिटिव और आगे साइन नेगेटिव, तो भाई डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला आंसर नहीं है, दूसरा भी आंसर नहीं है, तीसरा भी नहीं है, क्योंकि ये तो आदर्श के लिए बिल्कुल सही, इसलिए चौथा होगा। लेकिन कोई पूछेगा नहीं चौथा कैसे, तो अगर मैं थर्मोडायनामिक्स वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करूँ, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, या फिर लिख दो P डेल्टा V। अब बच्चे, आदर्श के लिए ये चीज़ तो 0 है, और आयतन में परिवर्तन भी क्या है 0 है, तो डेल्टा U, आप दिमाग लगा सकते हो, डेल्टा U कितना होगा मिक्सचर का 0, है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई, मिक्सचर का 0 होना चाहिए था, तो 0 ही तो है, ठीक है। तो अब आपको बताना है गलत स्टेटमेंट, है ना। हाँ, तो अब बताओ, सॉरी मैंने आपको डेल्टा जी मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी 0 नहीं होना चाहिए ना। तो ये आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा यू तो आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मैंने बोल दिया 3 नहीं है, इसलिए चौथा है, सॉरी 3 नहीं, दूसरा तो है ही ना आपका डेल्टा जी 0। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, और ये 0 क्यों हो, ये मैंने बता दिया आपको, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे 2 बार क्वेश्चन है लगातार। नेक्स्ट है बच्चे 2016। एक्चुअली देखो 2016 थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, पेपर हुआ था, फिर कैंसिल हुआ, फिर वापस हुआ, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं एक ही साल में 4 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं है ना। नीट 2016 फेज़ 1 और फेज़ 2, ठीक है। तो अब देखो, बेंजीन और टॉलुइन 1:1 में तुमने मिलाया, तो आदर्श मोलर मिश्रण के वाष्प संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, आपने एक तो लिया है बेंजीन और दूसरा आपने लिया है टॉलुइन। रेशियो जो आपने रखा है वो आपने रखा है 1:1, ठीक है। अब देखो, बेंजीन का वेपर प्रेशर बच्चे, बेंजीन का प्रेशर जो है, इसको मैं ये मान लेती हूँ, वो है 12.8 किलो पास्कल, और टॉलुइन इसको मैं बी मान लेती हूँ, तो P0B शुद्ध अवस्था में, ठीक है, इसका है 3.8, वो भी किलो पास्कल है, वो भी किलो पास्कल, तो यूनिट का तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि ये भी देख लेना, मान लो एक जगह किलो दिया हुआ हो, दूसरी जगह नहीं दिया हुआ हो, तो फिर आंसर बदल जाएगा, किलो वाला ज़्यादा हुआ ना, है ना, और जहाँ किलो नहीं लिखा है वो वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब देखो, वाष्प में समान मात्रा में बेंजीन और टॉलुइन होगी नहीं, आपने लिया है 1:1, आपने कहा मैं 1 मोल बेंजीन ले लेता हूँ, मैं 1 मोल टॉलुइन ले लेता हूँ और मिश्रण बना लेता हूँ, तो जो आपने लिया है वो ठीक है, जो आपने लिया है वो 1:1 है, लेकिन बेंजीन और टॉलुइन दोनों की वाष्प बनाने की प्रवृत्ति अलग अलग है। हो सकता है कोई ज़्यादा वाष्प बना रहा हो, कोई कम वाष्प बना रहा हो, तो वाष्प का जो मिश्रण मिलेगा ना, मिक्सचर ऑफ द वेपर जो होगा, उसमें 1:1 में नहीं होगी,
आई बात समझ में भाई? जो जल्दी जल्दी, जैसे मैं कहूँगी मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, तो बच्चे मैथेनॉल थोड़ा हल्का है, अणुभार कम है, और एथेनॉल थोड़ा भारी है, अणुभार ज़्यादा है। तो अगर अणुभार ज़्यादा है तो वाष्प धीमे धीमे बनाएगा, और मैथेनॉल थोड़ा हल्का है तो जल्दी जल्दी बनाएगा, है ना। अब तुमने लिया कितना है वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन वाष्प अवस्था में वो चीज़ ज़्यादा होगी जिसका वाष्प दाब ज़्यादा हो। वाष्प अवस्था में वो लिक्विड ज़्यादा होगा जिसका वाष्प दाब ज़्यादा हो। तो मेरे पास तो दोनों लिक्विड है ना, मेरे पास बेंजीन भी है, टोलुइन भी है, और मुझे लग रहा है कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो बच्चे जिसका वाष्प दाब ज़्यादा है ना, वाष्प अवस्था में उसकी मोल बिन भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। भाई ये जल्दी जल्दी वाष्प बनाएगा, तो वाष्प अवस्था में इसके मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न भी क्या होंगे, तो हम कहेंगे ज़्यादा होंगे। इसमें क्या ही सोचना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों समान तो होंगे नहीं, सूचनाएं पर्याप्त है वाष्प अवस्था के लिए। फिर वाष्प में बेंजीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई वाष्प अवस्था में बेंजीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, एक 6.5 ग्राम विलेय का 100 ग्राम जल में विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प दाब 732 है, ठीक है। विलेय तो है मेरे पास 6.5 ग्राम, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, विलेय तो है मेरे पास 6.5 ग्राम, और 100 ग्राम जल में विलयन, तो कैपिटल W मेरे पास है कितना, तो हम कहेंगे 100 ग्राम, ठीक है। वाष्प दाब जो है बच्चे, है ना, अब 6.5 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोला है, तब जाके वाष्प दाब जो है वो 732 है। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, PS जो है वो 732 है ना। अब इसने KB भी दे दिया और विलयन का क्वोथनांक भी पूछ लिया, तो मैं कहूँगी अच्छा अगर ये फॉर्मूला है, KB दिया है, तो मुझे ये यूज़ करना चाहिए, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता। क्या भाई, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता, मोलालिटी। लेकिन मैं मोल्स कहाँ से लाऊं, मेरे को तो पता ही नहीं इसका सॉल्यूट कौन सा है। मोल क्या होता है, मास अपन मोलर मास, अणुभार। तो बताओ तो सही कि यहाँ कौन सा है, तो हम कहेंगे नहीं ये तो पता नहीं, तो फिर छोड़ो। तो तुम्हें PS से पता है। अब बच्चे जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम कहेंगे पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है 100 पे, तो 760। ये कितना हो गया 732। तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं स्मॉल m फाइंड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ देखो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m, है ना। वाष्प दाब के अपेक्षिका उन्नमन का फॉर्मूला ही। तो हम कहेंगे P0 तो है 760, PS है 732 डिवाइडेड बाय अगेन 760 इक्वल्स टू स्मॉल w कितना है 6.5, कैपिटल M विलायक का अणुभार। तो देखो जल में विलयन, तो बच्चे जल का अणुभार 18, कैपिटल W तो हम कहेंगे 100, और स्मॉल m तो इसी को ही तो फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये 0 0 तो मैं यहीं कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। तो चले, तो 760 माइनस 732, तो भाई 30 तो वैसे ही कम हो गया, 28 हो गया, है ना। तो 28m, ठीक है। 28m इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 76 इंटू 6.5 इंटू 18, ठीक है। तो m के बारे में बात कर लो, तो 76 इंटू 6.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 28। अब कट रहा हो तो गांठ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से 4 से कट जाना चाहिए, 7 4 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 1 ज़ा 4 और 3 19, ठीक है। और तो कहीं कुछ नहीं है, है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास मोलर मास आ गया, बढ़िया मोलर मास आ गया। तो मुझे क्या चाहिए था, डेल्टा TB, तो हम कहेंगे ओके भाई डेल्टा TB इक्वल्स टू, तो बच्चे KB, है ना, डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या है KB, तो KB है 0.52 इंटू स्मॉल w। अच्छा डेटा उनको काटना भी नहीं था, ये वापस आपके पास है ना। स्मॉल w तो बच्चे 6.5, हमने क्या ज़्यादा काटा भी नहीं, स्मॉल w, है ना। आपको याद तो है डेल्टा TB का फॉर्मूला, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेती हूँ मैं। सेम क्वेश्चन है ना। देखो अब हमारे पास m तो आ ही गया, उसको हम पीछे से कॉपी कर लेंगे। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या था, तो हम कहेंगे 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w
अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। तो बच्चे डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000। नाउ के बी कितना है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू तो 6.5, कैपिटल डब्ल्यू तो हम कहेंगे 100 और स्मॉल एम, तो स्मॉल एम कितना है, तो स्मॉल एम हम ठीक है 19, 6.5 और 18 और डिवाइड बाय 7, ठीक है 19, 6.5 और 18 तो इधर ही था और 7 में ऊपर ले आते हो, ठीक है। ये अब देखो एक तो 6.5 को फ्री कर देते हैं, है ना, और हम ये चीज़ भी कैंसिल कर देते हैं। तो अब मेरे पास डेल्टा टी बी, तो मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। ये कितना है 70 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय 19 और 18, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आप मुझे फाइंड करके देंगे डेल्टा टी बी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दे रही हूँ, यहाँ से आपको फाइंड करना है बच्चों डेल्टा टी बी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आपके पास डेल्टा टी बी आएगा 1.06, ओके, है ना। अब ध्यान से 1.06 जो है ये क्वथनांक में उन्नयन है, बढ़ोतरी, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा, है ना। आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो तुम कहोगे पानी पहले 100 पे तो उबलता था, तो 100 तो हो गई, प्लस कितना बढ़ेगा, तो वो एलिवेशन है, उन्नयन है, वो आप बता दो। तो आप कहेंगे 100 तो था ही और 1.06 जो है वो बढ़ जाएगा। तो लमसम जो है वो हमें लेना चाहिए कितना, 101.06 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है ना तो ये, और सेंटीग्रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो आंसर सारे मेरे डिग्री सेंटीग्रेड में हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हाँ आपका आंसर है 101.06, यानी आपका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो 1 m जलीय विलयन में विलय के मूल अंश है। अब 1 m मतलब मोलालिटी, तो बच्चे 1 m का मतलब लिखो, तो तुम कहेंगे 1 m मतलब 1 मोलल, अर्थात मीन्स, तो अर्थात विलय तो है 1 मोल, टेंशन ही खत्म। और विलायक जो है, तो बच्चे मोललता क्या होती है, मोल पर केजी, मोलालिटी 1 किलो में कितने मोल है, तो तुम कह रहे हो मोल भी 1 है और नीचे भी 1 किलो है ना, दोनों का आंसर 1 आ गया। तो हम कहेंगे अच्छा भाई अगर 1 मोल है तो विलायक 1 किलो है, लेकिन मुझे तो ग्राम्स में चाहिए, तो 1000 ग्राम। अब बच्चे जलीय विलयन है तो विलायक को जल मान के अणुभार लिख दो, समझे ना। जल क्यों माना, क्योंकि आप सॉल्यूशन तो जल में बना रहे हो, तो जल का अणुभार H2O, तो तुम कहोगे 18। अब जल के मोल निकाल दो भाई, तो मोल हो जाएंगे 1000/18 यानी 55.5, ठीक है। अब मोल भिन्न निकाल दो, x विलय, है ना, तो मोल फ्रैक्शन 1 के मोल अपन सबके मोल, तो विलय के मोल तो 1 ही है और टोटल मोल तो 1 + 55.5, तो बच्चे ये हो गया 1/56.5। सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 0.017 के आसपास आना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आप किए हुए होंगे, तो देखो 1/56.5 तो 0.017, भाई 0.1 तो वैसे ही नहीं आना है ना, पॉइंट लगाऊंगी तो 10 से तो होगा नहीं, ठीक है। तो 0.0 तो वैसे ही हो गया, तो 0.0 देखो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, फिर थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 0.017, समझ में आ गई बात, ठीक है। 3 भी नहीं हो सकता, ऊपर 100 बन रहा है, 56 का डबल भी नहीं जाएगा, तो 1 तो 0.01 तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा किसके 0.1 m जलीय विलयन का सबसे ज़्यादा हिमांक में अवनमन होगा, तो बच्चे हिमांक अवनमन डेल्टा TF। अब इनमें से क्या है कि अगर ग्लूकोज है ना बेटा, तो ग्लूकोज का तो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता, मतलब ग्लूकोज ना तो टुकड़ों में टूटता है
ना ही ग्लूकोज जो है वो डाइमर बनाता है, ट्राइमर बनाता है, भी 2 का 1 हो गया, 3 का 1, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, न संगुणन न वियोजन, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, I1 है ना। मतलब मैंने 1 मोल घोला है प्रेक्षित, और सैद्धांतिक भी कितना है 1, जो मैंने घोला है थियोरेटिकल और ऑब्जर्व्ड भी कितना है 1। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे हमारा फॉर्मूला I इंटू KF इंटू मोलालिटी। I जनरली नहीं लिखते क्योंकि 1 होता है तो नहीं लेते, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना बच्चे। अगर मैं कहूँ KCl तो KCl कितने में टूटेगा, तो तुम कहोगे KCl तो K प्लस Cl माइनस, तो I तो मुझे 2 दिख रहा है। एल्यूमिनियम सल्फेट तो बेटा 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, तो 3 2 5 में टूटेगा, तो इसका I तो मुझे 5 नज़र आ रहा है। और K2SO4 तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो इसके ऑब्जर्व्ड मोल मुझे 3 नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या बता रहे हैं कि देखो I बढ़ेगा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, जल्दबाजी में कर लेंगे कि लो I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, तो सही है, I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, लेकिन डेल्टा TF है हिमांक में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितनी कमी आई, तो 0 से तुम नीचे उतरे हो, तो कितना ज़्यादा नीचे उतरोगे तो डेल्टा TF जितना ज़्यादा होगा उतना हमें नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है ना, नहीं ये आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा हिमांक में अवनमन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तब तो ठीक है जिसका डेल्टा TF। अगर हिमांक पूछ लेता तो उल्टा होता। ठीक है, तो हम कहीं कल भी अपन ऐसा ही कोई कुछ क्वेश्चन किया था CUET के लिए, उसमें हिमांक पूछा था, है ना, तब तो हम अपना आंसर उल्टा कर देंगे। फिलहाल इसने कहा हिमांक में अवनमन, मतलब इसने खुद ने डेल्टा TF ही पूछा है, तो भाई I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा। अब I तुमने 5 निकाला है इसका, तो बस आंसर हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि इसका वेंट ऑफ फैक्टर 5 है, I ज़्यादा है तो डेल्टा TF ज़्यादा है। डेल्टा TF क्या, हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्लियर। देन 2MHNO3 250 ml बनाने में कितने ग्राम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल प्रयोग में लाएंगे। सांद्र नाइट्रिक एसिड आपके पास 70% कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, तो 70% सांद्रता वाला नाइट्रिक अम्ल, मतलब कि अगर तुम 100 ग्राम लेके आए हो मार्केट से नाइट्रिक एसिड, तो उसमें नाइट्रिक एसिड 70 ग्राम ही, बाकी 30 ग्राम पानी होगा। आई बात समझ में, यानी अगर मुझे 70 ग्राम, अगर 100 ग्राम मार्केट से नाइट्रिक एसिड मिला है तो मैं कहूँगी ये तो 70 ही, 100 में अवेलेबिलिटी कितनी है, 70 की ही है, 70% ही है। ठीक है, वापस देखो, तुम्हारे को सबसे पहले तुम्हें लगेगा कि मुझे क्या दिया है, तो तुम्हें मोलरता दिया है बेटा 2 मोल पर लीटर, फिर तुम्हें वॉल्यूम दे दिया 250 ml, तो हम कहेंगे ठीक है भाई वॉल्यूम दे दिया और मोलैरिटी दे दिया। नाइट्रिक एसिड कितना ग्राम, तो मुझसे नाइट्रिक एसिड का वेट पूछ लिया। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो पहले वेट तो निकालो, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है भाई, मोलरता बराबर भार बटा अणुभार, है ना, तो हम कहेंगे भार अपॉन अणुभार इंटू 1000 अपॉन आयतन, और आयतन मिलीलीटर, क्योंकि मैंने 1000 लिख दिया, तो हम कहेंगे हाँ आयतन तो मिलीलीटर है, तो मोलरता 2, भार निकालना है। नाइट्रिक एसिड का अणुभार, तो बच्चे आता है ना नाइट्रिक एसिड का अणुभार, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो हम कहेंगे ठीक है नाइट्रिक एसिड का अणुभार तो 63 है इंटू 1000, और वॉल्यूम जो है दैट इज 250, तो हम कहेंगे ओके चलो, तो ये तो 4 हो गया। अब मास निकाल देते हैं, तो बच्चे मास हो गया 63 इंटू 2 इंटू 63 इंटू 2 इंटू 4, मतलब 63 इंटू 8 ग्राम्स जो है वो नाइट्रिक एसिड मुझे चाहिए। 63 का 8 ग्राम, 8 गुना सॉरी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जो नाइट्रिक एसिड अवेलेबल है वो 70% ही है, मतलब कि 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड लेना है या आवश्यक है। भाई तुम्हें 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो सैंपल जो लाओगे वो कितना लाना पड़ेगा, 100 ग्राम, समझे ना भाई। 70% ही अवेलेबिलिटी, मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ एक बॉक्स है ना, इसके अंदर एप्पल्स है, पर अच्छे एप्पल तो 70% ही,
तो मैं तुम्हें कहूँगी ना, मुझे 70 जो है वो बिल्कुल सही एप्पल चाहिए, है ना, एकदम है ना साफ सुथरे सेब चाहिए और बिल्कुल है ना 70 चाहिए एग्जैक्ट। तो तुम कहोगे 100 लाऊंगा तो 70 सही मिलेंगे ना, 100 लाऊंगा तो 70 सही मिलेंगे, तो मुझे तो 70 की ज़रूरत है, पर तुम लाए कितना? तुम कहोगे नहीं लाना तो 100 पड़ेगा मैडम, 30 तो मुझे पता है ख़राब निकलेंगे। तो वहाँ पे भी वही तो कह रहा है, सांद्रित अम्ल 70% HNO3 है, मतलब कि अगर तुम 100 लाए हो तो नाइट्रिक एसिड 70 ग्राम है, 30 तो पानी। तो मैं कहूँगी अच्छा 70 ज़रूरत है, तो तुम कहोगे 100 लाना पड़ेगा। तो भाई 1 ग्राम की ज़रूरत हो तो तुम कहोगे 1 की ज़रूरत हो तो 100/70 लाना पड़ेगा। और तुम्हारे पास कितना है 63 × 8, तो अगर मुझे 63 × 8 ग्राम्स है ना इसकी ज़रूरत हो तो फिर चेक करो, तो आपका आंसर आएगा 100/70 × 63 × 8। ठीक है ना, यहाँ पर ने बिल्कुल सही निकाला था। देखो मोलर दाम ने कितनी रखी थी 2, भार निकालना है, अणु भार 63,000 और ये मुझे वो लग रहा है, हाँ मैंने यहाँ गलती की है ना। तो 63 × 2 तो ठीक है, और ये भार था, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये 1 और इसको 2 को काट दो ना, तो 63/2 चाहिए मुझे, है ना, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, 63/2 ग्राम्स चाहिए, सही है ना। अब तो 4, ठीक है, 2 बाहर निकालना है, 63/2, ठीक है। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 63/2 और चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, वो आप फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ ही गया होगा अभी तक आपका आंसर, है ना। तो अब मैं फाइंड कर लेती हूँ, आपका आंसर जो है वो 63 का 63/2। तो ये आंसर आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा बच्चे 45 ग्राम, ठीक है भाई। हमारे पास 63, अब देखो तुम्हें लगेगा कि मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूँगा, लंबा हो जाएगा एग्ज़ाम में, तो सारी बात है भाई 63/2 मतलब तुम्हें पता है कि मुझे कितना है, ये 31.5 ग्राम चाहिए, लेकिन 31.5 तो मुझे एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है, ये आंसर है 31.5, तो 31.5 तो चाहिए, लेकिन प्योरिटी तो 70% ही है ना, प्योरिटी कितनी है 70% ही है। तो तुम सीधा कर लेते हैं कि भाई मुझे 70 चाहिए होता है, तो तुम कह रहे हो 100 ले लो, तो मुझे लमसम आधा चाहिए, आधे से भी कम चाहिए, है ना। तो तुम चेक कर लो आधा कितना होता है 50, और उससे भी कम, तो 50 से कम तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है। समझे मेरी बात भाई, अगर तुम्हें देखो 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, तो तुम कहोगे 100 ग्राम ले तो 70 आएगा, ठीक है, तो 70 की ज़रूरत है तो तुमने 100 लिया। अब मैं कहूँ 70 का आधा कर दो, मान लो तो 35 की ज़रूरत होती तो तुम कहोगे अच्छा 35 की ज़रूरत है तो 50 ग्राम ले लूँगा, लेकिन तुम्हें तो 35 की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो 31 की ज़रूरत है, तो 35 से कम की ज़रूरत है। 35 पे 50 ले रहे थे, तो 31 पे 50 से कम, तो 50 से कम वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हें सॉल्व करना नहीं था, 3 तो गए, तो तुम्हारा आंसर क्या रहता, ये 70 तो वैसे भी नहीं हो सकता था, 90 हो नहीं सकता था, है ना, और 50 से मुझे कम चाहिए, तो 54 तो वैसे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन आज का, सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लासेस के साथ। आई होप ये क्वेश्चंस आपसे बने हैं, नहीं बने हैं तो बनाइए, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। और कोई क्वेश्चन हो कि भाई नीट का कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में डाल देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।